हम लोग यूपीएससी के पॉलिटी के पीवाईक्यूज में 2017 का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, जिसमें टोटल 21 क्वेश्चन आए थे। इसका पार्ट 1 में हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को ऑलरेडी कवर कर लिया है। बच्चे 11 क्वेश्चन को पार्ट 2 में मतलब आज इसको कवर करेंगे। एक में हम बेसिक कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, उसके साथ ही साथ में यदि कहीं पे कोई ट्रिक या कॉमन सेंस से कोई क्वेश्चन हो जाता है तो उसको भी देख रहे हैं। इसमें क्वेश्चन के साथ साथ में जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो इंग्लिश और हिंदी के साथ में पीडीएफ में ही अवेलेबल है, जिसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट, प्रीएम्बल के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। लिबर्टी ऑफ थॉट, इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ। बेसिकली लिबर्टी की बात की जा रही है जो प्रीएम्बल में लिखा है। तो प्रीएम्बल में 5 प्रकार की लिबर्टी के बारे में लिखा हुआ है। थॉट, उसका एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। एक हमारा सजेशन यहाँ पे ये होगा, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो जो ऐसे बेसिक टर्म्स हैं वो इंग्लिश में देखें, क्योंकि बिलीफ और फेथ इन दोनों का ही यदि हिंदी में देखा जाए तो लगभग सेम अर्थ निकलता है। मतलब दोनों को ही विश्वास बोल सकते हैं, विश्वास, मान्यता, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन इंग्लिश वर्ड देखेंगे तो जो मेन पेपर होगा उसमें कन्फ्यूजन कम होगा और सही से आंसर निकल आएगा। बाकी हमने जैसे बोला ही है, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये 4 चैप्टर से हर साल कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और इससे रिलेटेड एक एक चीज़ को मतलब रट लेना है और इसमें अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जितने सिर्फ वर्ड उसमें लिखे हैं बस उतने ही शब्दों पे फोकस करना है, उतने ही शब्दों का खेल है। ज़्यादा लिबरल इंटरप्रिटेशन में चले जाएंगे, ज़्यादा अपने दिमाग लगाएंगे तो वहाँ पे बीरबल की खिचड़ी नहीं बनानी। ज़्यादा बीरबल की खिचड़ी बना के ज़्यादा आगे चलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे ये 5 टर्म है, बस ये 5 टर्म पता है, थॉट्स है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ है एंड वर्शिप है। इस 5 टाइप की लिबर्टी की प्रेम्बल में बात की गई है। तो मतलब इसमें लिबर्टी ऑफ थॉट्स है, पहला भी है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, दूसरा नहीं, इकोनॉमिक लिबर्टी के बारे में बात नहीं की गई, बल्कि इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में बात की गई, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये जस्टिस के अंदर का एक डायमेंशन है, ना कि लिबर्टी के अंदर का डायमेंशन है। तो ये चीज़ें हमें टू द पॉइंट पता होनी चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन इधर भी लिखा हुआ है। और हाँ, जो ये स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, जिसको हम बोलते हैं लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये फ्रांसीसी रेवोल्यूशन से लिया गया है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। डेमोक्रेसी के बारे में बात किया जा रहा है कि जो डेमोक्रेसी है वो सुपर रियल वर्च्यू है। देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, मतलब हर साल ही पॉलिटी में क्वेश्चन आता है जो कॉन्सेप्ट के बेस पे होता है। जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसका जो कोर होता है वो ध्यान में रखना है। जैसे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट क्या है? डेमोक्रेसी बेस्ड है लिबरलिज्म पे, मतलब उदारवाद पे। और उदारवाद में ये बोला जाता है कि जो हर इंसान है वो रैशनल होता है और अपने बारे में क्या सही है वो डिसीज़न ले सकता है। यही आधार है कि हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के वोटिंग का अधिकार होता है, मत का अधिकार होता है, क्योंकि हर व्यक्ति सही डिसीजन ले सकता है, हर व्यक्ति रैशनल है, विवेकी है। तो वो सही डिसीजन लेगा तो सही लोग चुने जाएंगे, और सही लोग चुने जाएंगे तो सही गवर्नमेंट बनेगी जो ज़्यादा अकाउंटेबल होगी और सभी के इंटरेस्ट में वो रहेगा। तो यह डेमोक्रेसी का बेसिक कॉन्सेप्ट। मतलब डेमोक्रेसी का आधार लिबरलिज्म है। लिबरलिज्म बोलता है कि हर आदमी रैशनल होता है, वो सही से निर्णय ले सकता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट को इधर लगाते हैं। डेमोक्रेसी को यदि हम डिफाइन करें तो ऐसा भी है, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन, मतलब फॉर द पीपल बाय द पीपल वाली जो डिफिनीशन है अब्राहम लिंकन ने दी थी वो। बस अभी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हो जाएगा। द इंटेलिजेंस एंड करेक्टर ऑफ ऑर्डनरी मैन एंड वुमेन, यही है। मतलब हर आदमी रैशनल है, ये बोला, आदमी हो या औरत हो सभी लोग इंटेलिजेंट है, करेक्टर उनका अच्छा है, अच्छे लोग चुनेंगे। तो इसका आंसर पहला होगा। लेकिन हमें से पहले पे नहीं रुकना, बाकी स्टेटमेंट को भी पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है कि जो पहला ऑप्शन जो होता है बहुत सिमिलर रखा जाता है जो सही ऑप्शन के, लेकिन जो सही आंसर होता है वो नीचे वाले ऑप्शन में होता है, ऊपर बस ब्लफ किया जाता है। तो दूसरा देख लेते हैं, जो डेमोक्रेसी इज अ मेथड टू स्टैंडिंग एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। नहीं, जो डेमोक्रेसी है वो अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, ना कि उसको मजबूत करने के लिए। क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजबूत होगा किस में होगा? जहाँ पे डिक्टेटरशिप होगी वहाँ पे तो कोई क्वेश्चन ही नहीं रेज कर सकता। जहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होगी, जैसे
चाइना में, रशिया में कोई क्वेश्चन ही नहीं रेज कर सकता, वहाँ पे एग्जीक्यूटिव लीडरशिप बहुत ज़्यादा मजबूत है, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। तो इन दो एग्जांपल्स हम देख सकते हैं कि दूसरा वाला ऑप्शन जो होगा गलत होगा। तीसरा वाला, अ सुपीरियर इंडिविजुअल विद नहीं, कोई ऐसा बंदा है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत सुपीरियर है, मतलब फिलोसफर किंग टाइप का है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें रखता है, तो वैसे लोग ना व्यक्ति पूजा, हीरो वर्शिप की बात आ जाती है। और वैसी चीज़ें जो होती है डेमोक्रेसी में नहीं होती, वैसी चीज़ें भी तानाशाही में होती है। जैसे हिटलर के बारे में बोला जाता था, हिटलर को वहाँ के जो लोग होते थे वो मानते थे कि बहुत सही डिसीजन लेगा। या फिर मुसोलिनी है जो इटली का, वो एक कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी के रूप में मानते हैं कि वो जो कर रहा है सब सही कर रहा है। तो वो डेमोक्रेसी नहीं होता, आना सही है। तो इसका सी ऑप्शन भी गलत होगा। और जो इसका डी है बैनो नहीं, पार्टी वर्कर्स से रिलेटेड नहीं है, डेमोक्रेसी सभी से रिलेटेड है, ना कि पार्टी वर्कर से, इसलिए डी भी गलत होगा। इसका जो मोस्ट लॉजिकल आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। इसी को यहाँ पे मैंने मिल का व्यू से एक्सप्लेन किया हुआ है इंग्लिश और हिंदी में, क्योंकि मिल एक लिबरल थिंकर हैं, यूके के थिंकर हैं, और डेमोक्रेसी के बारे में इनका व्यू अभी बहुत ज़्यादा चलता है। और ये जो हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसके बहुत बड़े सपोर्टर थे। अभी क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, मेन एडवांटेज पूछा गया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो बेस है वो ये है कि जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, उसको अकाउंटेबल बनाना किसके प्रति, पार्लियामेंट के प्रति। और पार्लियामेंट के प्रति उसको अकाउंटेबल क्यों बनाना, क्योंकि पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करती है किसको, लोगों को रिप्रेजेंट करती है। लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे हैं पार्लियामेंट में, इसलिए कार्यपालिका जो भी डिसीजन लेगी, जो भी काम करेगी, उसके प्रति उसको, संसद के प्रति उसको जवाबदेही होगी। क्योंकि संसद के प्रति जवाबदेही होगी तो उसका मतलब यह है कि वो लोगों के प्रति जवाबदेही होगी। और डेमोक्रेसी है भी यही कि लोगों के लिए लोगों का शासन है। तो यही पार्लियामेंट्री फॉर्म का कोर है। जब भी पार्लियामेंट्री फॉर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बस अकाउंटेबिलिटी एक ऐसा शब्द है, बस अकाउंटेबिलिटी पर फोकस करना है, अपने आप सही हो जाएगा। यही डिफरेंस है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम यूके और इंडिया में है, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम यूएसए में। प्रेसिडेंट वाले सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी की कोई बात नहीं होती। वो जो प्रेसिडेंट होता है वो अपने हिसाब से लोगों को लेके आता है। हालांकि वो उसको जितना आसानी से इंडिया में गवर्नमेंट गिराई जा सकती है उतने आसानी से वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं गिराई जा सकती, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं चेक की जाती है। तो इस तरीके से इसका सब देखते हैं कि अकाउंटेबिलिटी की बात किस में की गई है। पहला, द एग्जीक्यूटिव लिस्ट इंडिपेंडेंटली नहीं, पार्लियामेंट में ही पार्लियामेंट के कुछ लोग जो होते हैं मंत्री बनते हैं, तो ये अलग अलग नहीं एक साथ है। ये जो फीचर दिया गया है ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम को दिया गया है, ना कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को दिया है। इट प्रोवाइड कंटिन्यूटी टू पॉलिसीज एंड इज़ मोर इफिशिएंट। देखते हैं, थोड़ा जनरल सा दिया है लेकिन कोर चीज़ की बात नहीं की गई। तीसरे में क्या है, द एग्जीक्यूटिव रिमेन रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव मतलब पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव, और एग्जीक्यूटिव मतलब जो वहाँ की गवर्नमेंट है। जो इसका कोर कॉन्सेप्ट है कि रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, वो इसका तीसरे में एक्सप्लेन किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो सही होगा, तीसरा होगा। चौथा क्या, हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज विदाउट एन इलेक्शन। नहीं, ऐसा तो नहीं है। जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाएगा हट जाएगा। हो सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन ना आए, पार्टी के अंदर ही जिस पार्टी के पास में मेजॉरिटी है। अभी मान लो एग्जांपल में यूके में हुआ, यूके में क्या है, जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसमें पहले दूसरी पीएम थी, शायद लिज ट्रूस नाम था उनका। उनकी जगह पर अभी ऋषि सुनक या ऐसे कुछ नाम है, सॉरी अच्छे से याद नहीं आ रहा है। वो जो इंडियन ओरिजिन के, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। दोबारा इलेक्शन तो हुए नहीं, लेकिन हाँ बिना इलेक्शन के ही जो मेजॉरिटी पार्टी थी, इन्होंने अपने 100 MP का सपोर्ट प्रूव किया वहाँ की पार्लियामेंट में, और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए, और लिज ट्रूस जो थी वो हट गई। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, बिना इलेक्शन के भी जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो चेंज हुआ ना। तो डी भी गलत होगा, सिर्फ और सिर्फ आंसर सी होगा। तो इस तरीके से हम करंट अफेयर्स के भी एग्जाम्पल्स को याद करके सही आंसर तक पहुँच सकते हैं एग्जाम हॉल में। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन इधर हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। रिलेशनशिप राइट एंड ड्यूटी के बारे में है। राइट और ड्यूटी मतलब अधिकार और कर्तव्य के बारे में संबंध है। अधिकार क्या होते हैं, अधिकार का मतलब ये होता है कि दूसरे लोग हमारे लिए जो काम करें, या फिर दूसरों से जो हमको मिल रहा है जिसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो है अधिकार। मतलब जैसे अभिव्यक्ति का अधिकार,
कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाएगा, सब हमको आज़ादी देंगे जो हम चाहें बोलना। लेकिन कर्तव्य क्या होगा कि जब भी देश को ज़रूरत पड़े हम उसके लिए जाएं, मतलब हम दूसरों को क्या दे रहे हैं वो हमारा कर्तव्य, हमें तो देना ही चाहिए दूसरों को, वो कर्तव्य है। और जो हम दूसरों के ऊपर दावे करने की ये हमारा दावा है, इसको आप पूरा करो, वो है अधिकार। ये लिखा हुआ अधिकार, जो हम चाहते हैं दूसरों के लिए वो अधिकार है, जबकि जो कर्तव्य वो है जो हमें दूसरों के लिए करना चाहिए। तो ये रिलेशन है। अब महात्मा गांधी का कमेंट याद करते हैं, बिना अधिकार के कर्तव्य नहीं हो सकते और बिना कर्तव्य के अधिकार नहीं मिल सकते। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अधिकार होंगे, कर्तव्य नहीं होंगे तो कोई भी समाज में व्यवस्था नहीं बन पाएगी। इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके साथ साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को संतुलित करते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटिव हैं। अब इसी में देखो लिखा हुआ है राइट्स आर पर्सनल हैंस इंडिपेंडेंट ऑफ द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के खिलाफ अधिकार हो ही नहीं सकते। बोले कि हमें व्यक्ति की आज़ादी है, हम कुछ भी बोलेंगे, हेट स्पीच देंगे और दंगा करा देंगे, सोसाइटी के खिलाफ हो जाएगा, राइट्स हो ही नहीं सकता है। हेट स्पीच का जो अभी रिसेंट इशू चल रहे हैं उसके एग्जाम्पल से हम ये स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं कि अधिकार इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि हम सोसाइटी में कुछ भी करते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा, इसलिए दूसरा गलत हो गया। राइट नॉट ड्यूटी आर इम्पॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, कैसे, ये ड्यूटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अधिकार है, तो पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो जाएगा। मतलब देश को ज़रूरत है, हम देश के लिए करने नहीं जा रहे, सोसाइटी को ज़रूरत है, हम सोसाइटी के लिए कुछ कर ही नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ अधिकार की पिपड़ी पर जा रहे, तो वो तो कोई बात बनी नहीं। तो उससे हमारी पर्सनैलिटी भी नहीं डेवलप होगी, उससे हम क्या होंगे, सेल्फिश बन जाएंगे। तो सेल्फिश तो पर्सनैलिटी के लिए उतना अच्छा होता भी नहीं। तो एक ही बेसिक सा कॉमन सेंस लगाकर इसको भी गलत कर सकते हैं, सी ऑप्शन को। डी ऑप्शन को कैसे चेक कर सकते हैं, ड्यूटीज़ नॉट राइट्स आर इम्पॉर्टेंट टू द स्टेबिलिटी ऑफ ने। जो भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी होता है वहाँ पे अधिकार होंगे ही होंगे, बिना अधिकार के सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य होंगे, वो तो डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट में होता है, जहाँ पर तानाशाही होती है, वहाँ पे ही होता है। कोई अधिकार नहीं, जो सरकार ने बोल दिया सिर्फ वही करना है, तो वहाँ पे स्थायित्व नहीं रहता है। जैसे हम किसी भी जगह का एग्जांपल ले लें जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रांतियाँ होती हैं, जैसे हाँ भारत में ही आज़ादी के जस्ट पहले की बात कर लें, जब हम कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंडर में थे, जब हम परतंत्र थे, तो उसमें क्या था, अधिकार नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य थे। सरकार बोल देती थी ये करो, हमें करना पड़ता था, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं थी ना, क्योंकि अधिकार नहीं थे तो स्टेबिलिटी नहीं थी। इसीलिए हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हुआ, क्योंकि हमें अधिकार ही नहीं मिले थे, इक्वल ट्रीटमेंट का अधिकार नहीं था, तो इसलिए डी भी गलत हो गया। तो एक तरीके से पता चल रहा है कि क्या लॉजिक लगा के कौन सा स्टेटमेंट को हम गलत कर सकते हैं। डी में हमने लगा लिया आज़ादी के पहले की कंडीशन को देख लिया, स्टेबिलिटी के जस्ट खिलाफ है। सी में हमने देख लिया ड्यूटी और राइट पर्सनैलिटी के अलग है, क्योंकि सेल्फिश है, सोसाइटी की स्टेबिलिटी के लिए सही नहीं रहेगा। इंडिपेंडेंस ऑफ सोसाइटी नहीं हो सकता, क्योंकि हेड स्पेस के एग्जाम्पल से पता चल रहा है। तो जो मोस्ट रिलेवेंट और ज़्यादा प्रासंगिक एग्जाम जो ऑप्शन सही रहेगा वो इसका 14 का ए रहेगा। अब 15 का है द माइंड ऑफ मेकर्स। हाँ, इसके बारे में बोला ही गया ही है। फिर से देखो इस 21 क्वेश्चन में शायद चौथा या पांचवा क्वेश्चन है 29 चैप्टर से, जो संविधान निर्माता है उनका दिमाग की जो कुंजी बोला गया है कि वो जो बनाना चाहते थे वो क्या है, वो प्रियम्बल है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, बेरूबारी केस पे थोड़ा सा देख सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। जो संविधान निर्माता है उनके देश के बारे में वो क्या चाहते थे, क्या मूल आदर्श होना चाहिए, वो सब प्रियम्बल में लिखा हुआ है, और इसीलिए उसको कुंज भी बोला है बहुत सारे थिंक टैंक ने। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16वां में है द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर। हाँ, पार्लियामेंट जो है सरकार के ऊपर किन किन माध्यमों से कंट्रोल रखती है, इसमें कुछ नहीं है। दो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, जवाबदेहिता सुनिश्चित रखना है, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना है। तो अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एडजमेंट मोशन होता है, क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बजट पर बहस होती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, उसके बाद में और पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, कटौती के जो प्रस्ताव आते हैं वो सारे आते हैं। इन सब तरीक़ों से क्या होता है कि एक तरीके का जवाबदेहिता सरकार की सुनिश्चित होती है, और ये जवाबदेहिता ही जो है, जो अकाउंटेबिलिटी ही है, यही जो गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाती है, यही पार्लियामेंट्री सिस्टम का फीचर है। तो इसके तो तीनों चीज़ें होंगी।
हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन में एक ट्रिक ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक या दो वर्ड आते हैं, मतलब ज़्यादा बड़े सेंटेंस नहीं है। तो उस टाइप में हमें जो ऑल वाला होता है ना, ये सही होता है। एक हमने दो ट्रिक एक्सप्लेन किए हैं। दो ट्रिक में क्या है, एक में क्या होगा, ये जो तीन ऑप्शंस हैं ये पूरे के पूरे सेंटेंस के रूप में लिखे होंगे, ऐसे 3 सेंटेंस लिखे होंगे या फिर 4 सेंटेंस लिखे होंगे। जब पूरे के पूरे सेंटेंस लिखे हों तो उसमें जो ये वाला ऑप्शन होता है वो गलत होता है। 10 में से तुमको 7 बार ये ऑप्शन गलत मिलेगा। लेकिन ये यहीं पे 2 वर्ड टाइप के 3 चीज़ें लिखी हैं या फिर सिर्फ एक एक वर्ड ऐसे 3 ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो यह वाला आंसर सही होगा। ये भी 10 से में 6 से 7 बार ये क्वेश्चन सही होगा। यदि हमको कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, पॉलिटी का क्वेश्चन हो, साइंस का हो, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन हो, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, तो ये ट्रिक को फॉलो करके हम ये ऑप्शन नंबर डी को सही मार सकते हैं। बाकी बता दिए किन किन तरीके से सरकार को जवाबदेही बनाया जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर 17, विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, पार्लियामेंट के बारे में बात किया जा रहा है। आप प्राइवेट मेंबर बिल, तो प्राइवेट मेंबर बिल वो होता है पार्लियामेंट का कोई भी सदस्य, पार्लियामेंट का कोई भी सदस्य जो पार्लियामेंट का कोई भी सदस्य जो मिनिस्टर नहीं है, मतलब मंत्री नहीं है, ये वो कोई प्रस्ताव या बिल लेकर आता है उसको बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल को जो भी होता है उसका जो पूरा का पूरा प्रारूप बनाने का काम जो होता है वो उस सदस्य का होता है जो ये बिल लेके आ रहा है। जबकि जब कोई सरकार या कोई मंत्री बिल लेके आता है तो उसका मंत्रालय उसको बनाता है। इसको लगभग 1 माह पहले नोटिस देना पड़ता है, जबकि कोई सरकार जो बिल लेके आता है उसके लिए 1 सप्ताह का टाइम पर्याप्त होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आके देखते हैं। अ प्राइवेट मेंबर बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड। नहीं, जो भी मंत्री नहीं लेके आ रहा है पार्लियामेंट तो लेके आ रहा है तो वो प्राइवेट मेंबर बिल ही होगा। दूसरा क्या, रिसेंटली या प्राइवेट मेंबर बिल हैज़ बीन पास, तो नहीं, इसके पहले भी कई सारे बिल पास किए जा चुके हैं। तो इसका जो है दोनों ही गलत, नाइदर वन नाइदर टू। हालांकि कि इससे रिलेटेड हमने आपको दोनों ट्रिक्स पहले एक्सप्लेन कर दिया। ये कहीं पर रिसेंटली ऐसा लिखा हुआ है, मतलब हाल में ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो उसके चांसेस थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि ये ट्राई करता है कि आपको करंट अफेयर्स का नॉलेज है कि नहीं। रिसेंटली मतलब क्या, अभी करंट में कुछ चीज़ें हो रही, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो मोस्टली अपोजिट चीज़ें ही दी जाती है। कुछ आइडिया नहीं आ रहा है तो गलत मान के चल लो उसको, लेकिन हाँ सबसे पहले नॉलेज पे फोकस करो। नॉलेज नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो लास्ट ऑप्शन है आपको टिक करना ही है, तो उसको गलत मान लो। और इस टाइप का क्वेश्चन है ओनली, नॉट, इलेक्टेड, इस टाइप के क्वेश्चन भी गलत होते हैं। रेड में हाईलाइट किया हुआ, ये दोनों ट्रिक है, हमने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बारे में नहीं भी पता था तो ये दोनों ट्रिक से हो जाते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 8वां, वहाँ पे इम्प्लीकेशन इक्वलिटी इन द सोसाइटी। इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, जब मतलब कानून की नज़र में सभी बराबर हैं। ये तो प्राइम मिनिस्टर ने किसी की हत्या की है और एक गरीब ने भी हत्या की है, तो दोनों के लिए समान कानून लगेंगे, कोई राजा महाराजा नहीं होगा। मतलब क्या है, किसी भी विशेषाधिकार का अभाव है। हाँ, यदि किसी की कोई जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी के लिए उसको कुछ विशेषाधिकार दिए गए तो माना जा सकता है। जैसे कोई सिपाही है या फिर प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, उसको कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं जो उनके दायित्वों को पूरा करने के लिए अनिवार्य हैं, जरूरी हैं, आवश्यक। उन विशेषाधिकार के अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। जैसे संसद के सदस्य हैं, वो सदन में सही तरीके से सभी के मत को रख सकें और सही से वाद विवाद हो सके, उसके लिए भी उनको कुछ विशेषाधिकार दिए गए। बिना किसी दायित्व के यदि विशेषाधिकार है तो वो इक्वलिटी के खिलाफ होगा। यह इक्वलिटी का जो कोर कॉन्सेप्ट होता है। तो इसमें देखा जाएगा कि इक्वलिटी क्या होती है, ऑप्शंस ऑफ प्रिविलेजेस, मतलब विशेषाधिकार नहीं है तो वही है समानता। विशेषाधिकार जैसे जात के आधार पर किसी को विशेषाधिकार ना हो, जैसे किसी को पोस्ट किसी पद पे लेके जाना है तो किसी को विशेषाधिकार नहीं, सबके लिए टेस्ट होगा और जो टेस्ट में अच्छा करेगा उसको वो पद मिल जाएगा। कॉलेज में एडमिशन है, जो सही से पास होगा उसको एडमिशन मिल जाएगा, जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे उसको मिल जाएगा, ना कि कास्ट के बेसिस पे या फिर किसी और बेसिस पे उसको कोई विशेषाधिकार है। तो इस तरीके से विशेषाधिकार का अभाव ही समानता होता है।
क्वेश्चन नंबर 18 होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, हाँ 42nd अमेंडमेंट के द्वारा कौन कौन सा DPSP ऐड किया गया है। देखो DPSP पे क्वेश्चन आ गया, फिर से हमने बताया कि DPSP बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल क्वेश्चन आते ही आता है। इन सब में भी बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना पूछा गया, जितना सिर्फ उस आर्टिकल के अंदर लिखा है, जो चीज़ हुई बस उतना याद रखना, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं जाना है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 1926 में हुआ था। इसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़ें जोड़ी गई थी। पहला आर्टिकल 39 के तहत एक चीज़ जोड़ी गई थी कि जो बच्चे हैं उनको हेल्थ सुधारना है बच्चों का, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बनानी है, जैसे टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा विकास हो सके, उनकी हेल्थ अच्छी रह सके, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा हो सके, मानसिक विकास अच्छा हो सके, मतलब ओवरऑल बच्चों के लिए आर्टिकल 39 को ऐड किया गया। 39A के तहत बोला गया था कि फ्री लीगल एड दी जाएगी जो लोग गरीब हैं, जो पैसे की वजह से सरकार तक नहीं जा पाते हैं, मतलब कोर्ट तक नहीं जा पा रहे हैं अपने अधिकारों के लिए, उनके लिए मुफ्त कानूनी सहायता की बात की गई। जो मुफ्त कानूनी सहायता, इसी के तहत नालसा की बात की जा रही है, लोगों को कानूनी सहायता दी जाती है। जो जिनके खिलाफ केस चल रहा होता है तो अपना वकील हायर नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए जो कोर्ट होती है वो वकील भी प्रोवाइड करा लेती है। ये आर्टिकल 39A के तहत है। फिर आर्टिकल 43A जोड़ा गया। इसके तहत जो होता है कि कोई इंडस्ट्री है उसमें जो लेबर है उनका पार्टिसिपेशन करना मैनेजमेंट में, ताकि उनके इंटरेस्ट की बात भी रखी जा सके। और आर्टिकल 48 ये है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करना। एनवायरनमेंट का तो ऐसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि ये 1976 में हुआ था, और 1976 के पहले 1972 में फर्स्ट टाइम एनवायरनमेंट से रिलेटेड UN का कन्वेंशन हुआ था। उसके बाद में एनवायरनमेंट की बात वर्ल्ड के लेवल पर शुरू हुई थी और इंडिया ने भी तब इस पर जोर दिया था। और इसीलिए जब हम देखते हैं 1972 के बाद ही एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें हुई। 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको जोड़ा गया है। 1986 में एक्ट आता है। 1974 में प्रोटेक्शन, टाइगर प्रोटेक्शन की बात होती है, फिर एलिफेंट प्रोटेक्शन की बात होती है। तो सारे काम 1972 के बाद ही स्टार्ट होते हैं लगभग। तो इस तरीके से जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 4 चीज़ें ऐड हुई। आर्टिकल 39 बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट, 39A फ्री लीगल एड, 43A पार्टिसिपेशन ऑफ लेबर इन इंडस्ट्री, और 48A एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 19 देखें तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा जो B है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, ये सही है। अभी क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे नंबरिंग गलत हो गई, ये क्वेश्चन नंबर 20 है। और ये पूछा गया है कि राइट क्या होता है। देखो अधिकार क्या होता है। यदि हम मध्यकाल की बात करें, या फिर जब इंडिया में राजशाही चल रही थी, या फिर वर्ल्ड के लेवल पे राजशाही या सामंतवादी व्यवस्था चल रही थी, तो उसमें जो अधिकार होते थे वो सिर्फ और सिर्फ राजा महाराजा सामंत लोगों के होते थे, नॉर्मल लोगों के सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य होते थे। लेकिन अभी डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी में अधिकार हैं। अधिकार हैं मतलब राज्य उन अधिकारों के खिलाफ अविवेकपूर्ण तरीके से कुछ नहीं कर सकता है। यदि हम एग्जांपल से समझे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। राइट्स में क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स में क्या है, हमारे पास में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच में सरकार मनमाने तरीके से प्रतिबंध नहीं लगा सकती। ये सरकार प्रतिबंध लगाएगी मनमाने तरीके से, तो हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन दिया गया है। तो इससे क्या पता चल रहा है, जो अधिकार हैं वो स्टेट के खिलाफ दिए गए हैं, राज्य के खिलाफ दिए गए हैं। राज्य उनको हस्तक्षेप ना करे, उनको अविवेकपूर्ण तरीके से, मनमाने तरीके से उनको कर्टेल ना करे, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अधिकार है। उसके लिए ही संविधान में प्रावधान किया गया, सुप्रीम कोर्ट को सशक्त किया गया है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 13 के तहत। इसी के लिए जुडिशियल रिव्यू का हमारा कॉन्सेप्ट है, ताकि हमारे अधिकारों को संरक्षण मिल सके। इसका मतलब क्या है, अधिकार जो होते हैं राज्य के खिलाफ होते हैं, राज्य द्वारा उनको मान्यता मिली हुई होती है। जैसे भारत में संविधान ने उनको मान्यता दी हुई, सरकार समाज में भी मान्य होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि समाज के बाहर होंगे, समाज में उनकी स्वीकृति होती है। भारत में कैसे स्वीकृति है, किसी के बाद में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू एजुकेशन है, अच्छी ज़िंदगी जीने, राइट टू लाइफ है। तो समाज बोलता है कि हाँ, इन सब चीज़ों से ही जो ह्यूमन डिग्निटी है वो अच्छे से मेंटेन हो सकती है। मतलब सोसाइटी अधिकार को सपोर्ट करती है, मान्यता देती है। स्टेट के खिलाफ होते हैं, मतलब स्टेट के खिलाफ होने का मतलब यह है कि स्टेट मनमाने तरीके से उनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।
और स्टेट की जिम्मेदारी ही होती है राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, अधिकार को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये आते हैं। जैसे इंडिया में यदि कोई गवर्नमेंट सही डिसीजन नहीं लेगी, गलत डिसीजन लेगी, हस्तक्षेप करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को जुडिशियल रिव्यू के तहत ख़त्म कर देगा। तो ये राइट्स के बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट राइट का है। तो ऑप्शन देखते हैं, राइट्स आर क्लेम ऑफ द स्टेट, नहीं, राज्य का नहीं है क्लेम, सिटीजन का क्लेम है राज्य के ऊपर और समाज के ऊपर। राइट्स आर प्रिविलेजेस, नहीं, सभी के लिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया के जैसे 130 करोड़ सिटीजन हैं तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को दे दिए गए अधिकार, कुछ लोगों को नहीं दिए गए। राइट्स आर द क्लेम ऑफ सिटीजन, हाँ, ये पूरा का पूरा डिस्कशन से यही समझ में आया कि जो राइट्स हैं वो क्लेम है सिटीजन के अगेंस्ट स्टेट, और सोसाइटी ने उनको मान्यता दी है और व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। प्रिविलेजेस बिल्कुल नहीं, प्रिविलेजेस होंगे तो फिर इक्वलिटी के खिलाफ चला जाएगा, और इक्वलिटी जो है वो हमारे प्रेम्बल में भी लिखा हुआ है, और जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अंतर्गत आता है, तो उसके खिलाफ भी कुछ नहीं हो सकता है। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो सी होगा। यहाँ की भी नंबरिंग गलत है, क्वेश्चन नंबर 21 है। तो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है, तो जो हमने बताया था जब भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आता है तो बेसिक चीज़ देखी जाती है। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का मतलब होता है सेंटर और स्टेट के लेवल पे शक्तियों का, पावर का डिवीज़न। तो यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सेंटर और स्टेट के बीच नहीं है बल्कि उससे भी नीचे जाने की बात करता है, तो फेडरलिज्म नहीं है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, हाँ यही है, मतलब गांधी जी का जो प्रिंसिपल था ग्राम स्वराज या रामराज का, वही है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब लोकतंत्र का ज़मीनी स्तर तक पहुँचना। और वो हमारे यहाँ 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया, मतलब 73 पंचायत और ये जो शहर से रिलेटेड लोकल अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनसे रिलेटेड है। एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन छोटी चीज़ है, मतलब डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हर चीज़ से रिलेटेड होता है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, तुमको पॉलिसी बना भी सकते हो और उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, टैक्स के लिए कुछ प्रोविजंस होते हैं, मतलब ओवरऑल पूरा डेवलपमेंट होता है। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा, आपके पास में पॉलिसी को बनाने की शक्ति नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का दायित्व होता है आपके पास में, तो तीसरा नहीं होगा। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में तो रिकॉल का कॉन्सेप्ट आता है, लोग खुद से सब लोग मिल के डिसीजन लेते हैं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव चुने होते हैं और वो लोग आके काम करते हैं, जैसे ग्राम प्रधान हो गया या फिर सरपंच हो गया, इस टाइप के लोग होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अभी आज का आखिरी आंसर क्वेश्चन नंबर 22। अभी क्या है क्वेश्चन इसमें, हाँ DPSP। तो इस साल वो जो हमने टॉपिक्स बोले, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इससे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन में से। यदि ये 4 टॉपिक तैयार हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन इजी बहुत आराम से हो जाएंगे। ये DPSP है, उसका लिमिटेशन फिर से मैंने तो बोला था, जो चीज़ें लिखी हैं कॉन्स्टिट्यूशन बस उस पर फोकस करना, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है इन 4 टॉपिक पे, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं। DPSP क्या बोलता है, DPSP सरकार के ऊपर ये बोलता है कि आपको ये काम करने हैं, ये नहीं बोलता है कि आपको ये काम नहीं करने। मतलब DPSP निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। फंडामेंटल राइट जो होता है वो निगेटिव होता है, राज्य सरकार को बोलता है कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, ये चीज़ों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते। तो फंडामेंटल राइट जो होता है, फंडामेंटल राइट जो है वो लिमिटेशन लगा रहे हैं, जबकि DPSP लिमिटेशन नहीं लगाते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन करना है, आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना है आर्टिकल 44 के तहत, आपको एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात करना है, आपको पार्टिसिपेशन की बात करना है। तो जो DPSP है वो लिमिटेशन की बात नहीं कर रहे, वो हर चीज़ को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो जो इसीलिए इसका लेजिस्लेटिव फंक्शन पर लिमिटेशन नहीं, एग्जीक्यूटिव फंक्शन में लिमिटेशन नहीं, तो इसका आंसर जो होगा डी होगा। तो इस तरीके से हमने 2017 के सारे क्वेश्चंस को पॉलिटी के कवर कर लिया। इसमें टोटल 22 क्वेश्चन आए थे, पहले पार्ट में हमने 10 किए, बचे क्वेश्चन 12 को हमने पार्ट 2 में कर लिया। अगले पार्ट में हम 2018 के पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू।